जय हिंद दोस्तों। सो द मोस्ट अवेटेड सफलता बैच 2.0 इज़ हियर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे कैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसके अलावा कौन कौन से फीचर्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हर साल की तरह इस बार भी हम 25 स्टूडेंट्स ही लेंगे, जो कि बहुत ही सही तरीके से सेलेक्ट किए जाएंगे। इसका रीज़न वही है, मैं पर्सनली कॉपीज़ इवेलुएट करता हूँ और एक लिमिट से ज़्यादा कॉपीज़ इवेलुएट करना पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरा ये कि मैं जो फीडबैक देता हूँ मेक श्योर करूँ कि वो आपके पेपर में डायरेक्टली हेल्प करे। और तीसरी बात यह कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस बेस पे प्रेफरेंस दी जाती है कि उन्होंने मेंस या इंटरव्यू में वो अपेयर हुए हैं या नहीं। और इसके अलावा अगर कोई कंसेक्यूटिवली प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो उन्हें भी प्रेफरेंस दी जाती है। अब देखिए फीचर्स क्या क्या है, तो वही माइक्रो नोट्स जो भी सिलेबस के हैं वो सारा कुछ कवर्ड है, टॉपिक लिंकेज है, पीवाईक्यूज अच्छे से कवर्ड है और एक्स्ट्रा एज भी मिलेगा वैल्यू एडिशन के साथ। बैच रिकॉर्डेड है, बट आप इसे मल्टीपल टाइम्स देख करके डाउट्स पर्सनली पूछ सकते हैं। नॉन सीरियस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप एक्सट्रीमली सीरियस हो तो ही ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज समग्र बैच तो पब्लिकली अवेलेबल है। बट ये जो बैच है ये बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्ड तरीके से, और इनफैक्ट बस 24 आवर्स ही एनरोलमेंट ओपन रहती है। इससे पहले ही इनफैक्ट 1-2 घंटे में ही सीट्स जो है वो फिल हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ 25 सीट्स हैं। और देखिए वैलिडिटी अच्छी खासी है, तो आपने नेक्स्ट पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये नंबर्स हैं, यहाँ से आप इंक्वायरी लेकर बैच में एनरोल हो सकते हैं। इनफैक्ट टेलीग्राम आईडीज़ भी हैं, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं एक डेमो अटैच करूँगा जहाँ से आपको और क्लैरिटी मिले कि हम किस तरह से चीज़ों को कवर कर रहे हैं। देखिए, हमारे मेंस बैच की खास बात यही है कि हम बिल्कुल भी बल्कि नहीं रखते हैं चीज़ों को, और जो आप पेपर में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर पाओगे, कट टू द पॉइंट वाली बात है। जैसे अगर हरप्पन आर्किटेक्चर पे आए तो एग्जैक्टली आप क्या लिखोगे कि जो आर्किटेक्चर है उनकी मेन खास बात क्या है, की फीचर्स क्या हैं। और इसी तरीके से अगर वो क्वेश्चन आए रॉक कट आर्किटेक्चर पे, तो आप स्टार्टिंग बता पाओ, आपको क्लैरिटी होगी तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से आंसर लिख पाते हो। जैसे अब स्तूपा पे क्वेश्चन आए तो हमें पता है कि स्तूपा ड्रॉ करना होता है, तो आप विदिन 10 to 20 सेकेंड्स कैसे ड्रॉ कर पाओगे। ये चीज़ें प्रॉपरली सिखाई जाती हैं, ये नहीं कि बस आपको गाइड कर दिया जाए। और पर्सनल फीडबैक है, सारी चीज़ें पर्सनल मेंटरशिप के साथ हैं, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए, सिलेबस जो है हमारा GS1 का, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले हमें ये सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, बिकॉज यहाँ से काफ़ी चीज़ें लिंक्ड हैं। जैसे पहली जो चीज़ है इसमें वो ये कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, यानी ये सिंपली बात कर रहे हैं किनकी, आर्ट एंड कल्चर की। और इसमें हिस्ट्री, जोग्राफी, ठीक है, और वर्ल्ड एंड सोसाइटी, दैट मीन्स हमें सोसाइटी का एंगल भी लेना है। अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, इन तीनों पर हमें खास फोकस करना है। इसके बाद मॉडर्न इंडिया की ये बात कर रहे हैं, और ये मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी वही बात है ना जब प्लासी का युद्ध हुआ अप्रॉक्स, उसके बाद 1757 के बाद से और प्रेजेंट तक। और इसमें इवेंट्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं और इशूज़ हैं, ये 3 मुख्य मुद्दे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में भी अगर हम देखें तो वेरियस स्टेजेस की ये बात कर रहे हैं, जिन्हें आज हम कवर करेंगे डेमो के तौर पर। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर बात की जाएगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या सोर्स है, कैसे कवर करना है, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा बैच में, कुछ भी एडिशनल नहीं करना है इसके अलावा। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है हमारी, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप देखो तो इसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं, जिसमें कॉलोनाइजेशन है, डी कॉलोनाइजेशन है, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज है जिसमें कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर्स भी हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी है, सोसाइटी डाइवर्सिटी, इनके सैलिएंट फीचर्स हमें पढ़ने हैं। वीमेन और वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन पर बात करनी है, और इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन का क्या इंडियन सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ा। अब देखिए इस सिलेबस में मेंशन्ड है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस मुद्दे पर, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, और इसके बाद और भी चीज़ें हैं जिसमें रीजनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, कम्युनलिज्म है। और उसके बाद की नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना, और इनसे भी डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे अर्थक्वेक के इंडिकेटर के ऊपर, राइट। इसके बाद सुनामी वगैरह, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन्स, इन सब पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो पहले अभी हम किस वे में कवर करेंगे, देखिए ये हो गए हमारे टॉपिक्स। मॉडर्न हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी और ज्योग्राफी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी को, बक्सर को, रिवोल्ट ऑफ 1857 को, स्वदेशी और होम रूल मूवमेंट, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसा कि हमने पढ़ा कि 18th सेंचुरी के मिडिल से हमें कवर करना है।
अब देखिए, अगर बैटल ऑफ प्लासी पे क्वेश्चन आता है तो इंट्रो कैसी रहेगी, बॉडी कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, मींस जितना आप एग्जाम में लिख पाओगे ना। जैसे कुछ चीज़ें मैं इनिशियली ही बता दूं। देखिए दिक्कत क्या है ना कि बहुत सारे मार्केट में डेफिनेटली कोचिंग्स और बाकी सारी चीज़ें हैं और बुकलेट्स वगैरह हैं, बट मेरे ख्याल में जो मेजर इशू है वो ये है इनका कंटेंट इतना ज़्यादा है कि ये मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी तो डेफिनेटली अच्छी ही है, बट उन्हें रिवाइज कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है लास्ट टाइम में, राइट। तो ये बिल्कुल शॉर्ट रहेगा। खैर अभी इस पर डायरेक्टली आते हैं। मुझे लगा ये ज़रूरी बात आप पहले इनिशियली समझ लें, और आपके पास खुद के भी माइक्रो नोट्स होने चाहिए जहाँ से भी आप प्रिपेयर करें, बिकॉज यही चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जिनमें प्लासी के युद्ध या बक्सर के युद्ध के बारे में सवाल हो, तो आपको एक बात बतानी है कि उनका ब्रिटिश एम्पायर से क्या सिग्निफिकेंस रहा। क्योंकि ये जो प्लासी का युद्ध है ये फर्स्ट बिगिनिंग मानी जा रही थी ब्रिटिश एम्पायर की, क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। सबसे पहले जो एनेक्सेशन वाली बात है, या जो उस टाइम पे रीजनल रूलर्स हैं उनसे टसल हो गया, उनसे झगड़े हो गए, राइट। तो ब्रिटिश एम्पायर के बिगिनिंग के रूप में हम इन्हें देखते हैं, और ये ईयर जरूर आपको बताना है इंट्रो में, ठीक है, बिकॉज आंसर होलो लगेगा बिना फैक्ट्स के, और ये हिस्ट्री है तो इनमें हमें उस वे में प्रिपेयर करना होगा। किनके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जो उस टाइम पे नवाब थे बंगाल के। किन इवेंट्स के कारण हुआ? तो इनमें जब भी इवेंट्स की बात आएगी किसी भी बैटल को लेकर, चाहे आप एंग्लो मराठा वॉर की बात कर लें या आप प्लासी बक्सर किसी भी वॉर की बात कर लें, तो इसमें आपको दो तीन एंगल डायमेंशंस को कवर करना होता है, जिनमें एक तो होता है इमीडिएट कॉज। किसी भी बैटल के लिए कुछ इमीडिएट ट्रिगरिंग पॉइंट रहते हैं जिसके बाद वो बैटल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसे हम कवर करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ उनके एसोसिएटेड इशूज़ रहते हैं, जैसे अगर आप देखो प्लासी के युद्ध पर ये CAPF में क्वेश्चन भी आया है, एग्जैक्ट क्या रीज़न था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दस्तक से उनका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया, और एक जो और मेजर इवेंट देखने को मिली कि अपने किलों की किलेबंदी कर दी, ठीक है, जिसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये फोर्टिफिकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बंगाल के नवाब को, क्योंकि एक परमिशन लेकर बनाई गई चीज़ है और फिर अपने मनमाने ढंग से ब्रिटिश एम्पायर चल रही है, तो ये चीज़ पसंद नहीं आई बंगाल के नवाब को। और इन्हें यह भी समझ आ गया था कि अब ये सारी पावर अपने हाथों में ले रहे हैं, ठीक है। तो जो दस्तक इशू किए गए थे उनका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जाने लगा कंपनी के द्वारा। जो टैक्सेस ड्यूटीज़ की बात थी, इन्हें ये बिल्कुल भी पे नहीं कर रही थी कंपनी। इसके बाद भी आप देखो तो और भी एसोसिएटेड इशूज़ हैं, जिनमें एक तो ये है कि जब मुगल्स के वन ऑफ द माइटीएस्ट रूलर थे औरंगजेब, जिनकी डेथ हो जाती है 1707 में, उसके बाद मुगल एम्पायर वीक हो जाता है, और इससे भी काफ़ी आसान हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चीज़ों को कंट्रोल करना। कॉजेज़ में भी आप अगेन सब कैटेगराइज करोगे, जैसे सबसे पहले इकोनॉमिक कॉज की बात आएगी तो वही चीज़ें हैं, दस्तक का मिसयूज़ करना, टैक्सेस की नॉन पेमेंट हो गई, या कई बार आप देखोगे तो उस टाइम पे जो बैंकर्स थे इन्होंने भी सपोर्ट करा कंपनी का, जिनमें जगत सेठ और ओमी चंद का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद पॉलिटिकल रीजन भी थे, जिनमें ब्लैक होल का इंसिडेंट था, यानी एक अफवाह जैसी ही बात थी ब्लैक होल इवेंट के तौर पर, राइट। इसके अलावा फोर्ट, जैसे मैंने बताया, फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन कर लिया गया। अब ये चीज़ भी बिल्कुल पसंद नहीं आई ऑब्वियसली बंगाल के नवाब को। कलकत्ता को भी सीज किया गया, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल रीजन्स हमें देखने को मिले। सोशल रीजन्स में अभी डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर कर रही है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जुडिशियल बॉडीज़ कई जगहों पे बन रही है, जो छोटे मोटे इशूज़ हैं उन्हें भी सॉल्व कर रही है कंपनी खुद से। तो बंगाल के नवाब को तो ये बात बुरी लगनी ही थी। तो ये खुद से आप सब कैटेगराइज करेंगे, और ये मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, बहुत ईजिली आप आंसर फ्रेम कर पाएंगे, और परफेक्ट आंसर। रीजनल में क्या है, देखिए कलकत्ता जो है ये एक फ्लरिशिंग सेंटर था ट्रेड का, तो डेफिनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ट्रेड के तौर पर जब ये इतना फ्लरिशिंग है तो इन्हें भी ऑक्यूपाई करना चाहिए, ग्रोइंग हब था उस टाइम पे। तो इस तरीके से आपको आंसर को स्ट्रक्चर करना है, और जिस वे में क्वेश्चन रहेगा उस वे में हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, अभी थोड़ा हम बेस तैयार कर ले रहे हैं। इम्पैक्ट्स क्या क्या देखने को मिले, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब प्लासी का युद्ध हो गया उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई, जिनमें डुअल गवर्नमेंट पहले आ गया, राइट, जिनमें दीवानी और निजामत दो गवर्नमेंट थे। इसके बाद ये ब्रिटिश राज की एक्चुअल बिगनिंग भी मानी जाती है, ठीक है। इसके साथ ही जो अदर यूरोपियन पावर्स हैं जैसे डच, फ्रेंच, इनका भी डिक्लाइन शुरू हो गया, और पपेट्री रूल शुरू हो गई,
यानी कठपुतली शासन। अब जो बंगाल के नवाब हैं वो असल में बस कहने के लिए नवाब है, पपेट हैं, राइट। असल जो पावर है, जो रियल पावर्स हैं, वो कंपनी के हाथों में ही है। सोशल तौर पर भी अगर हम देखें तो क्लाइव को दीवानी मिल गई, इससे इन्होंने टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना, ठीक है, और इससे डेफिनेटली ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली बात भी देखने को मिली, क्योंकि टैक्सेस वगैरह अब सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आने लगे। जमींदारी क्लास की शुरुआत भी होने लगी, और इसके साथ ही रूल रेगुलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा फेल्योर देखने को मिले, राइट। और ये चैत सिंह केस के बारे में आपने स्पेसिफिकली सुना होगा। असल में होता यह है कि काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए जाते हैं चैत सिंह पर, जो कि रूलर रहते हैं उस टाइम पे बनारस के, ठीक है। तो ये सब एसोसिएटेड इशूज़ हैं जो हमें सोशल तौर पर भी देखने को मिले। इकोनॉमिक बताना ही नहीं है, जब डेफिनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आ गया तो जो लोकल ट्रेडर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट है, इनके भी हालत ख़राब हो गई, इन्हें उस तरीके से काम अब नहीं मिलने लगा, ठीक है। और जो वार रिम्यूनरेशन थे, यानी जिसे क्षतिपूर्ति कहते हैं, जो युद्ध के बाद जीते हुए पार्टी को मिलती है, तो ये चीज़ भी अगर आप देखो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वार रिम्यूनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा लिया, जिससे इकोनॉमिक तौर पर भी हालत ख़राब देखने को मिली। एट द एंड जब भी कंक्लूजन की बात आएगी तो आप ये बताओगे सिग्निफिकेंस, जैसे मैंने कहा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप बता सकते हो इनमें कि ये फर्स्ट फाइनल विक्ट्री के तौर पर देखने को मिली, या ये बिगिनिंग मानी जा रही है ब्रिटिश एम्पायर की, राइट। तो इस वे में हम इस आंसर को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा चीज़ें हमारे पास नहीं है ऐड ऑन करने को, बट स्टिल आप जब प्रेजेंट करें, मैं बताता हूँ इनमें कैसे गलतियाँ होंगी। सबसे पहली गलती होगी इंट्रो में कि ये इस बात को मेंशन नहीं किया जाएगा बहुत लोगों के द्वारा, ठीक है। अब इन चीज़ों में जब ये फैक्ट्स हैं, जो ईयर हैं या किनके बीच हुआ, इन चीज़ों को जब आप मिस करोगे, दस्तक वर्ड को मिस करोगे, ठीक है, ये बात मिस करोगे कि औरंगजेब की डेथ कब हुई, ये ईयर भी, क्योंकि ये ही सब चीज़ें हैं जो पॉइंट हाफ, मैंने कहा ना, पॉइंट हाफ और 1 मार्क्स का जो खेल है वो इन चीज़ों के कारण ही होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो कि हाँ बैंकर्स का इन्फ्लुएंस था, और अगर ये एग्जाम्पल दे रहे हो तो ये इन्हीं से 0.25 करके वो एक नंबर बढ़ता है, समझ रहे हो ना, यही एग्जैक्ट बात है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हाँ, जब बक्सर की बात आएगी तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में देखने को मिला, किनके बीच, हेक्टर मुनरो और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अगेन क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपैंड करना था, राइट, और ब्रिटिश ने सपोर्ट करा मीर कासिम को उस टाइम पे। तो ये चीज़ भी डेफिनेटली अगर आप देखो तो एथिकली करेक्ट नहीं थी, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिले। इसके बाद और भी ट्रिगरिंग पॉइंट था कि प्लासी के युद्ध के बाद भी चीज़ें इस तरीके से बन गई कि उन्हें कवर करने के लिए दोबारा युद्ध करना पड़ा, ठीक है। कॉजेज को अगेन आप कैटेगराइज करोगे, इकोनॉमिक, इमीडिएट, पॉलिटिकल, रीजनल, और अब आप इन्हें काफ़ी इजीली समझ पाओगे कि वही सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि इकोनॉमिक तौर पर भी किस तरीके से हालत ख़राब हुई है तो हमें समझ आ रहा है, ठीक है। इमीडिएट कारण वही ट्रिगरिंग पॉइंट की जिस तरीके से मीर कासिम को सपोर्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, राइट। इसके बाद पॉलिटिकल रीजन भी वही सब सिमिलर से हैं, और जो रीजनल तौर पर भी चीज़ें हैं वो भी हमने देखा कि किस तरीके से क्षेत्रीय तौर पर भी चीज़ें खराब हो रही थी, जिनसे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो संबंध है वो बिगड़ रहे थे, ठीक है। तो इनमें आप कैसे बताओगे कंक्लूजन में कि हाँ ये रियल बिगिनिंग देखने को मिली, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ओके, नाउ बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की। अभी ये सब कुछ मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी करवाऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, बस ये बेस मटेरियल है, ठीक है, ये आपको फाइनल नहीं समझ लेना है। अच्छा, रिवोल्ट ऑफ 1857 की जब हम बात करेंगे तो इंट्रो में क्या क्या बातें होनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप इनमें बताओ कि हमारा जो इंडिपेंडेंस है ना, बहुत लोग मानते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के साथ हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी शुरू हो गया, ठीक है। इसके अलावा सिपोई म्यूटिनी के रूप में बहुत लोगों ने देखा इसे, और ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा कि हमने देखा ये कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में इसे कैटेगराइज किया गया, ठीक है, और ये मेरठ से शुरू होती है। जब रीजन्स की बात आएगी तो रीजन्स को भी हम इमीडिएट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो रिलीजियस, इस तरीके से अलग अलग रूप में क्लासीफाई कर पाएंगे। सोशो रिलीजियस तौर पर अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ थी सोशो रिलीजियस तौर पर, जो उस टाइम के पे सही नहीं लग रही थी उस समय की सिचुएशन या सोसाइटी के हिसाब से लोगों को, जिनमें सती का अबोलिशन था। तो बहुत लोगों ने ये माना कि ये निजी मामला है और इस पर जो हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है, ये सही नहीं होगा। अच्छा, जब मैंने अबोलिशन ऑफ सती की बात करी तो ये आपको समझना होगा कि इनमें भी आप 0.5 कैसे एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये यूपीएससी का ही सवाल है, जिनमें पूछा गया था कि किस रेगुलेशन के तहत सती को अबॉलिश किया गया था।
स्पेक्ट्रम में भी मेंशन्ड है। तो जब भी आप इस पॉइंट को एड ऑन करोगे सती के एबोल्यूशन को, ये बात जैसे ही आप लिखोगे कि बंगाल सती रेगुलेशन के रेगुलेशन 17 में ये बात देखने को मिली, आपको एज मिलने लगेगा। यही चीज मैं बस यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ कि आप GS1 में कैसे एज लोगे, जो कि फैक्चुअल स्टैटिक टॉपिक्स हैं, इन्हीं बातों से। क्योंकि वो तो सभी लिख रहे हैं ना, ये फैक्टर सभी लिखेंगे, सोशो रिलीजियस इकोनॉमिक, राइट, सबको ये बातें पता है, इजी सी बात है, सिंपल सी बातें हैं। बट यहाँ भी एज लेने का ये तरीका होता है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं सोशो रिलीजियस तौर पर, जिनमें वेस्टर्न एजुकेशन है, कन्वर्जन है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इकोनॉमिक तौर पर अगर हम देखें तो उस टाइम भी जो इकोनॉमी की हालत है वो सही नहीं थी, हैवी टैक्सेशन देखने को मिल रहा था कंपनी के द्वारा। जो ब्रिटिश गुड्स हैं ये डायरेक्टली इंडिया में डंप कर दिए जा रहे थे, ठीक है। पीजेंट्री की हालत ख़राब थी और अस्ट्रिंजेंट मेथड थे, यानी काफ़ी हार्श प्रैक्टिसेस का यूज किया जा रहा था रेवेन्यू के कलेक्शन में। ख़ास तौर से ज़मींदारी सिस्टम और उसके बाद जो सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होता था। एक डेडलाइन दी जाती थी और अगर उसे ना कवर किया जाए, अभी तो क्वेश्चन भी आया 2024 में सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में, राइट, अगर उन्हें ना टाइम पर पूरा किया जाए तो काफ़ी हार्श पेनल्टीज होती थी। पॉलिटिकल तौर पर भी अगर आप देखो तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट है, जिसमें डायरेक्ट एनेक्सेशन की बात थी, ठीक है, पैकपद का सिद्धांत जिसे कहते हैं, बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर कोई राजा है, उनका बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो वो चीज़ एनेक्स की जाएगी, वो टेरिटरी एनेक्स कर ली जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल रीजन में शामिल थे और ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करी टेरिटरी को, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई। सबको पता है कि र्यूमर था जिनमें ये बात देखने को मिली एनफील्ड राइफल्स के बारे में कि इनमें ग्रीज्ड कार्ट्रिजेज हैं, राइट। बट कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा हमें ऐड ऑन करनी है यहाँ पे, वो ये कि जब आप मंगल पांडे जी के बारे में बताओ तो इन्फेंट्री का जिक्र जरूर करना, क्योंकि इससे क्या होगा आपको नहीं पता, ये छोटा सा फैक्ट कितना काम करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे ये, इस बारे में आप ज़रूर इन्हें बताना। इसके साथ ही लॉर्ड कैनिंग के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे यही वायसराय थे, तो ये बताना ज़रूरी है इंट्रो में भी खास तौर से। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी इसके टाइम पे लाया गया और इससे डेफिनेटली आप समझ सकते हो, वही बात है ना कि किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर रिवोल्ट में भाग लेने वाले को क्रिमिनल के रूप में दिखाया जा सके, राइट। इंडियन पीनल कोड भी देखने को मिला। जब रेवेलियन की बात आएगी तो सिंबॉलिक लीडरशिप के बारे में पता है कि उस टाइम पे जो मुगल किंग थे, जो कि लास्ट मुगल रूलर माने जाते हैं, बहादुर शाह सेकंड, इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। सेंटर ऑफ रिवोल्ट के बारे में अगर क्वेश्चन आए उनसे एसोसिएटेड, अगर आप यहाँ पे एक थोड़ा डायग्राम बनाकर दिखा सकें, ओके, तो मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, किस तरीके से आप इन्हें ड्रॉ कर पाओगे। ये बहुत ईजी है, ठीक है, लेट मी, यस। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो तो सारा प्रैक्टिस वाली बात है, ओके। इस तरीके से आप इसे ईजिली ड्रॉ भी कर पाओगे, बट वही है कि आपको एक बार टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तब आप इस तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। और एक बार ये प्रैक्टिस में आ गई ना चीज़, तो ये आप बहुत इजीली यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा कंप्लीट भी बना दूंगा एक बारी अलग से, बट वीडियो में, ठीक है, पूरा सिखा दूंगा। एज ऑफ नाउ आप ये समझ लो क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। तो ये सेंटर के बारे में बताना है, मेरठ, दिल्ली, राइट। उसके बाद ग्वालियर, बरेली, एक मेजर वाले तो आपको ध्यान ही होंगे, लखनऊ, कानपुर, राइट। इसके साथ ही झांसी, तो कैसे हम भूल सकते हैं। तो अगर आप इन्हें लोकेट करोगे मैप में तो एक अलग ही एज मिलेगी। इसके साथ ही और भी चीज़ें देखने को मिली जो खास फीचर्स थे, जिनमें इश्तेहार वाली बात मैंने अलग से क्यों लिखी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो ये है कि ये थीम्स एनसीईआरटी में भी है, तो अगर किसी पे पीवाईक्यू आया भी है ना प्रीलिम्स में किसी भी तौर पे, तो वो चीज़ फिर हमारे लिए अगर हम उसे आंसर मेंशन करें तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो कोई एक सिंपल पर्सन जिन्होंने सिर्फ ये लिखा है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और आप यहाँ पे इश्तेहार वाली बात कह रहे हो, तो एग्जामिनर डेफिनेटली अवेयर है इस चीज़ को लेकर कि ये क्वेश्चन बना है सीडीएस में, राइट। तो इस तरीके से हमें आंसर को फ्रेम करना रहता है और यही छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे 0.25 से बढ़कर वो 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं। फेलियर्स के क्या क्या रीज़न थे, तो यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं देखने को मिल रही थी और सब अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे, कुछ ऐसा एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी जैसी बात नहीं थी। इवन आप कुछ क्षेत्रों में देखोगे तो पार्टिसिपेशन बहुत ही लो है, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट का, या नहीं भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला, खास तौर से इन क्षेत्रों में, ठीक है, जैसे ये वाले हिस्से या इनमें आप देखो तो पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला। इसके बाद मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो थी ये बिल्कुल न्यूट्रल थी और इस पर काफ़ी पहले पूछा है सिविल सर्विस में क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाँ, तो बेसिकली इनका यही मानना था ना कि इनमें रिवोल्ट जैसा कुछ भी नहीं है, ब्रिटिशर्स आए हैं सुधार के लिए, ये इस तरीके से सोच रहे थे।
पुअर लीडरशिप भी देखने को मिली, कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था, ये भी एक रीज़न रहा फेल होने का। इसके अलावा आर्म्स और जो इक्विपमेंट्स थे इंडिया के पास उस टाइम पे, वो चीज़ें कहीं भी कंपेरेबल नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले। उनके पास कहीं बेटर आर्म्स थे कंपनी के पास। क्या क्या कंसिक्वेंसेस देखने को मिले 1857 रिवोल्ट के बाद? तो क्वीन का एक प्रोक्लेमेशन आ गया 1858 में, जिसमें साफ तौर से ये बात कह दी गई कि अब कंपनी रूल जो है वो ख़त्म होती है, अब क्राउन रूल स्टार्ट होगी, यानी डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों, ब्रिटिश क्वीन के हाथों चीज़ें चलेंगी। इसके साथ ही आर्मी अमलगेशन स्कीम लाया गया। तो जो आर्मी अमलगमेशन स्कीम था, इसमें ये बात कही गई कि अब यूरोपियंस का जो नंबर है आर्मी में, उसे इंक्रीज करना है, राइट। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, तो यही चीज़ें आई होप आप इन्हें नोट डाउन करेंगे। एक्स्ट्रा जो बातें मैं बता रहा हूँ ये हर आंसर में आपके 1-2 पॉइंट रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अब देखते हैं इंडियन नेशनलिज्म वाले इमरजेंस के पीरियड को। तो इनमें आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? किसी भी हिस्टोरियन की कोट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हर बुक में, जिस भी बुक को आप कवर करोगे तो इनिशियली अपना पर्सपेक्टिव ऑथर देते हैं। तो इनमें अगर बिपिन चंद्रा जी का पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो ये जो पीरियड था 1858 से 1905 का, ये बिल्कुल सीड टाइम था इंडियन नेशनलिज्म का। और हमारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस सीड को बोया भी, सॉ भी किया। क्या क्या कॉजेज़ थे? तो काफ़ी सारे रीज़न थे, बट अगर प्री कांग्रेस के फॉर्मेशन एरा की बात करोगे, यानी 1885 से पहले के पीरियड के बारे में, तो कुछ चीज़ें बहुत ख़ास तौर से ऑब्जर्व की गई, जिनमें कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन था, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही थी लोगों को। वेस्टर्न एजुकेशन का काफ़ी बड़ा रोल था। काफ़ी सारे सोशो रिलीजियस मूवमेंट भी स्टार्ट होना शुरू हो गए थे, खास तौर से राजा राम मोहन रॉय जी के बाद। ब्रिटिश राज का ट्रू कैरेक्टर सामने आ गया था अलग अलग मेथड्स के थ्रू। लिटरेचर और प्रेस ने बहुत बड़ा योगदान निभाया। एक क्षेत्र के लोग जो अपनी विचारधारा रख रहे थे भारत देश के प्रति, वो अलग क्षेत्रों में भी, बाकी जगहों में भी पहुंची। हाँ, तो जब मैंने प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करी तो इन्हें लिमिटेड सक्सेस क्यों मिली? तो एक कॉमन कोज कोई नहीं था, जैसे एक प्लेटफॉर्म पर लोग आकर एक पर्टिकुलर मुद्दे के लिए साथ में जुड़ते हैं, ये कोई चीज़ नहीं थी। जैसे एग्जाम्पल भी हम बता सकते हैं, जैसे अगर लैंड होल्डर सोसाइटी है तो उन्होंने जमींदार से कोज को उठाया, कोई पीजेंट्स का एसोसिएशन है तो वो पीजेंट्स की बात करते हैं। इस तरीके से बातें हो रही थी एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा के ऊपर। कोई इफेक्टिव मेथड नहीं था, कोई यूनिफाइड गोल्स वगैरह नहीं देखने को मिले। सपोर्ट बेस भी लिमिटेड था। अच्छा, अब मॉडरेट्स के फेज की हम बात करेंगे। तो मॉडरेट्स के फेज में हम देखते हैं सबसे पहले बंगाल पार्टीशन को। रीज़न क्या थे? तो जैसे मैंने कहा ना, ये एज वाली बात, ये आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया का मैप हम ड्रॉ करते हैं बस उसी तरीके से, बस नॉर्थ ईस्ट हमें ड्रॉ करना और ये बंगाल वाला रीजन, राइट। और इनमें हम क्या दिखाएंगे कि किस तरीके से पार्टीशन हुआ, ठीक है। यहाँ आप लिख देना 1905 वाला पार्टीशन। और रीज़न क्या था? तो जो रियल रीज़न था वो ये था कि जो नर्व सेंटर था रहा उस टाइम पे नेशनलिज्म का, जो कि बंगाल था, उसे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो उतना स्ट्रॉन्ग बनकर नहीं आ पाएगा। वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी कर्जन के टाइम पे। बट ऑफिशियल रीज़न ये दिया गया कि बंगाल की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इसे डिफ़िकल्ट है एडमिनिस्टर करना। ये रीज़न दिया गया ऑफिशियली, जो कि ऑब्वियसली गलत है। रियल रीज़न तो ये है। तो इनमें आप पॉपुलेशन भी मैंने लिख दी है, 54 मिलियन था ये वेस्ट बंगाल जो कि है। इसके साथ ही ईस्ट बंगाल में आप देखो तो 31 मिलियन की पॉपुलेशन देखने को मिली। ये आप रफ भी आइडिया रखोगे 50 और 30 के रूप में तो भी काम बन जाएगा, और ये बहुत बेटर हमारे आंसर को सब्सटेंशिएट कर पाएगा। बिकॉज वही बात है कि ये बात तो सभी लिखेंगे, ये वाली बात कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी थी, बट इसमें एग्जैक्ट हम जब पॉपुलेशन वाली बात बता पाएंगे किस तरीके से नर्व सेंटर को कमज़ोर करने का काम किया गया, तो ये एज रहेगा। ओके, तो इंट्रो में क्या बात आनी चाहिए? वही सिंपल सा फैक्ट आना चाहिए कि कर्जन के टाइम पे 1905 में हम देखते हैं। हाँ, ये एक्स्ट्रा बात है। रॉयल प्रोक्लेमेशन 1903 के तहत ये पार्टीशन हुआ 1905 में जाकर, ठीक है। तो ये एज वाली बात है, रॉयल प्रोक्लेमेशन 1903। स्वदेशी मूवमेंट अब हम देखते हैं। अच्छा, बंगाल जो पार्टीशन, इसमें और भी चीज़ें हैं बट ये हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे। फिलहाल क्विक रिकैप कर रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये बंगाल जो पार्टीशन आया उसी के विरोध में शुरू किया गया स्वदेशी मूवमेंट। तो ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जैसा कि मैंने बताया, अगस्त 1905 में शुरू होता है और ये कलकत्ता टाउन हॉल असेंबली से शुरू होता है। क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? तो मॉडरेट्स के अंडर अगर हम देखें तो पहले आपको मॉडरेट लीडर्स का नाम बताना होगा।
कौन कौन एक्टिव थे उस टाइम पे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और भी काफ़ी सारे लीडर्स हैं। इनका मेथड क्या था, वही PPP वाला, यानी पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए, पेटिशन वगैरह, पम्पलेट, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। मॉर्निंग में जैसे काफ़ी सारे जो दुख विलाप वाली चीज़ें हैं, क्योंकि बंगाल पार्टीशन हो गया तो मॉर्निंग के तौर पर इन्हें मनाना था, ठीक है। इसके साथ ही रक्षाबंधन सेरेमनी की गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम्स ने एक दूसरे को राखी टाई किया, एक सिंबलिज्म के तौर पर, ठीक है। इसके साथ ही 1905 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ गोखले जी के नेतृत्व में, इनमें भी पार्टीशन का विरोध किया गया। दैट मीन्स कांग्रेस ने भी ऑफिशियली इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि बंगाल पार्टीशन काफ़ी गलत हुआ है। एक्सट्रीमिस्ट का लीडर का नाम सबको पता है, लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी, इनका जो ग्रुप था। इसके साथ ही आप देखो तो मेथड्स क्या थे इनके। सबसे पहली चीज़ बायकॉट, ये इनके मेजर कोर फिलोसॉफी में था कि बायकॉट करना है ब्रिटिश गुड्स का, खास तौर से। फेस्टिवल्स और मेला का यूज़ किया गया, ठीक है। इनमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, महाराष्ट्र में काफ़ी सारे एसोसिएट किए गए एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, जिनमें गणपति उत्सव शामिल है, ठीक है। इसके अलावा अभिनव मित्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट। इसके साथ ही आत्मशक्ति यानी सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया गया। अब देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस बनी उस टाइम पे जिनसे इनका फेल्योर देखने को मिला। तो पहली चीज़ ये कि कोई मास लीडर के रूप में अलग से उभर कर नहीं आए। उस टाइम पे जो मेजर लीडर्स थे बंगाल में, खासतौर से अरबिंदो घोष जी, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और बिपिन चंद्र पाल जी रिटायर्ड हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स से, और भी जो बाकी लीडर्स थे वो भी कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं कर पाए मास लीडर के तौर पर। गवर्नमेंट ने काफ़ी सीवियरली इसे दबाने की कोशिश करी, इस पर्टिकुलर जो हमारा मूवमेंट चल रहा था उसे लेकर। इसके अलावा हिंदू रिवाइवलिज्म भी था, जिससे मुस्लिम्स एलिनेट हुए, ठीक है। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लेन कर पाओगे। अब देखते हैं होम रूल मूवमेंट के बारे में। तो जब भी इंट्रो की बात आएगी होम रूल मूवमेंट को लेकर, तो इनमें आप बता पाओगे कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को लेकर ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा, क्योंकि नाम से आप समझिए होम रूल, यानी अब यहाँ से जो शुरुआत है वो इंडियंस अपने हाथों में मैटर को लेना चाह रहे हैं, कि क्योंकि वो प्री कांग्रेस एरा में तो देखने को मिला ही नहीं, वो तो सिंपली पेटिशन के थ्रू अपनी छोटी छोटी मांगों को मनवाना चाह रहे थे। बट अब ये टाइम आ गया है कि होम रूल मूवमेंट के तहत, यानी खुद से रूल करने वाली बात है जिसे स्वराज्य कह रहे हैं, उसके तहत हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। और ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, तो उसके रिस्पॉन्स में ये इंडिया का जवाब था होम रूल मूवमेंट। लीडर्स कौन कौन थे, तो लीडर्स में देखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट तो सभी लिखेंगे, बट और भी मेजर लीडर्स थे जिनमें सुब्रमण्यम अय्यर जी हैं, GS खरपड़े हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्या क्या फैक्टर्स देखने को मिले, तो वही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का फेल्योर हुआ, ठीक है। सूरत स्प्लिट था 1907 में, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं। तिलक जी की लीडरशिप थी जब ये मांडले जेल से वापस आ जाते हैं। तो इसके साथ ही आप देखो तो 2 होम रूल लीग बनते हैं, जिनमें तिलक जी की जो लीग है वो अप्रैल 1916 में फॉर्म होती है, और एनी बेसेंट की जो लीग है ये सितंबर में जाकर। इनका हेडक्वार्टर पुणे था और इनका मद्रास। इनके 6 ब्रांचेस थे तिलक जी के, बट एनी बेसेंट के 200 से भी ज़्यादा ब्रांचेस थे, यानी पैन इंडिया लेवल पर देखने को मिला। इनसे हम क्या क्या समझ सकते हैं, तो एक तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का रियूनियन देखने को मिला, क्योंकि बाद में जो सेशन हुआ कांग्रेस का, उनमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ जाते हैं, और इस चीज़ में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट वो मूवमेंट था जिसने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को साथ लाने का काम किया। इसके अलावा अर्बन रूरल डिवाइड भी घट जाता है, क्योंकि ये इनमें सेंटर ही इतने ज़्यादा थे कि लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और ट्रांजिशन पीरियड एक तरीके से ये चल रहा था, तो इसमें भी प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया। कंक्लूजन के तौर पर हम यही बता सकते हैं कि एक जो टाउन और कंट्री के बीच का लिंक है ये प्रोवाइड किया गया, राइट। हालांकि इसे रियल मास मूवमेंट के रूप में नहीं बदला जा सका, बट इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर अगर आप देखो तो रियल ग्राउंड जरूर इन्होंने प्रिपेयर कर दिया। ओके, नाउ खिलाफत मूवमेंट और NCM दोनों एसोसिएटेड हैं, तो साथ में हम इन्हें कवर करेंगे। ये दोनों ही मास मूवमेंट कहलाते हैं, लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया इनमें। इसके अलावा आप देखो तो दोनों तो सेपरेट इश्यूज के तौर पर इमर्ज होते हैं, बट इनकी जो आइडियोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। दोनों में ही नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन, इन्हें सपोर्ट किया गया, राइट। यूनिफाइड प्रोग्राम देखने को मिले, यूनिफाइड प्रोग्राम एडॉप्ट किए गए। खिलाफत मूवमेंट के रीजन्स की अगर हम बात करेंगे
तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अगर आप देखो तो टर्की को हार का सामना करना पड़ता है और इन पर ट्रीटी ऑफ सीवियर्स इम्पोज कर दिया जाता है। और वही खलीफा वाला जो इशू है जिसके बाद खिलाफत मूवमेंट इमरजेंस में आता है, वो एक पर्टिकुलर इवेंट भी यहाँ पे देखने को मिला। और भी चीज़ें हैं जैसे जालियांवाला बाग मैसेकर है, जिनसे लोगों में, आम जनता में खास तौर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इसके बाद लखनऊ पैक्ट है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोई कसर छोड़ी नहीं असल में, ठीक है, तो इससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। क्या क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिले, तो एक तो सबसे मेजर एलिमेंट यही देखने को मिला, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, मिलजुल कर काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया हिंदू और मुस्लिम्स के द्वारा। अर्बन मुस्लिम्स जो हैं ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में आते हैं। इसके साथ ही नॉन कोऑपरेशन को जब हम समझेंगे तो ये फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट है जो कि गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है और ख़ास बात है अपने आप में एनसीएम के बारे में। इसके साथ ही अगर हम एनसीएम के रीजंस देखें तो इनमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो उस टाइम पे मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था जो कि बिल्कुल अनसफिशेंट था, ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं बनता था। रोलेट एक्ट था, आम जनता में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। रीज़न वही सिंपल सा कि जब लाला लाजपत राय जी की रोलेट एक्ट में अगर हम खास तौर से देखें तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाली बात थी, यानी किसी भी पर्सन को सस्पेक्ट के आधार पर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जा सकता था और ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत थी, ठीक है, तो ये इसके मेजर रीज़न थे जिनसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। इसके साथ ही आप देखो तो मासेज में जैसा कि मैंने बताया नाराज़गी है इस बात को लेकर। इसके अलावा जालियांवाला बाग है और भी कई सारे इवेंट्स उस टाइम पे चल रहे थे। एनसीएम के फीचर्स अगर हम देखें तो क्या क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, इन्हें बॉयकॉट करना, ठीक है, स्वदेशी गुड्स को बढ़ावा देना, ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट में भी हमने देखा और एनसीएम में भी खास तौर से देखा कि जो इंडिया के हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये एक मेजर इवेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके आंसर में ये बात आनी ही चाहिए। टैक्सेस वगैरह देने से मना किया गया आम जनता को। किस तरीके से ये फैलता है, स्प्रेड किस तरीके से देखने को मिलता है, तो ये यूपी में आप बता सकते हो पीजेंट मूवमेंट के साथ ये जुड़ जाता है जाकर, ये मुद्दा पर्टिकुलरली। इनमें एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। एका मूवमेंट है और ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा आपके, मदारी पासी के नेतृत्व में। किसान सभा मूवमेंट है, अवध में देखने को मिला। पंजाब में अगर आप देखो तो अकाली मूवमेंट है, राजस्थान में बिजोलिया मूवमेंट और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखने को मिला। लोगों का किस तरीके से रिस्पॉन्स था, तो जो किसान है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया। इसके अलावा बिजनेस क्लास ने भी इस बॉयकॉट को सपोर्ट किया, स्टूडेंट्स ने काफ़ी बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया और विमेन की भी पार्टिसिपेशन काफ़ी ह्यूज देखने को मिली। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर, तो इनमें आप पीपल्स का रिस्पॉन्स इस तरीके से दिखाना, और ये बहुत आसान है, बहुत ईजिली हम इन्हें कवर करेंगे, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंगल हो जाता है हमारे आंसर में। आपको पता होगा कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अटैक करते हैं पुलिस स्टेशन में, चौरी चौरा में, जो कि गोरखपुर के पास है यूपी में, तो इनसे काफ़ी लोगों की डेथ, काफ़ी पुलिसमैन की डेथ हो जाती है। और इसके बाद गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि अब ये जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट एंगल में आ गया है, नॉन वायलेंट नहीं रहा है, इस कारण से हम इन्हें विड्रॉ कर देंगे। ओके, नाउ हम एक मेजर नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, जो कि 1930 में लॉन्च किया गया था। साल्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो पॉइंट है ना, इनमें आप किसी को भी यूज करके इंट्रो बना सकते हो और वो चीज़ हम सीखेंगे। उसके बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि 1929 में नेहरू जी की प्रेसिडेंटशिप में लिया गया था कांग्रेस के द्वारा लाहौर में, जिसमें यही बात कही गई कि अब हम पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे, ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिला। इसके साथ ही और क्या क्या चीज़ें हैं इनसे एसोसिएटेड, ये दांडी मार्च के साथ शुरू होता है, ठीक है, और ये दांडी मार्च भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है इसी के साथ। कॉजेज क्या क्या देखने को मिले, तो पूर्ण स्वराज जैसा कि मैंने बताया, साल्ट सत्याग्रह हो गई, साइमन कमीशन भी उस टाइम पे लोगों को काफ़ी क्रोध आ रहा था इससे, खास तौर से इनमें लाठी चार्ज में जब लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है तो इनसे भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। इसके बाद दांडी मार्च का भी इवेंट जुड़ गया था इसके साथ ही। गांधी जी अपने 78 मेंबर्स यानी 78 मेंबर्स के साथ जाते हैं दांडी के कोस्ट में और साल्ट लॉ को वायलेट करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट भी था उस टाइम पे, जो कि एक तरीके से फेल्योर ही था, बहुत ज़्यादा सक्सेस इसे नहीं मिली थी, राइट, बट एक्सेप्ट कर लिया गया था, वो बात अलग है। इसके बाद गांधी जी के जो डिमांड्स थे उन्हें भी पूरे तरीके से फुलफिलमेंट नहीं मिली थी।
स्प्रेड किस तरीके से देखने को मिला, ये एक मेजर एंगल है, क्योंकि आप कंप्लीट इंडिया के कंटेक्स्ट में बता रहे हो इसे, राइट। तो तमिलनाडु में ये राजगोपालाचारी जी के नेतृत्व में, ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी जी हैं, बारदोली में सरदार पटेल जी हैं, मालाबार में के केलपन जी हैं। ये तो आपको याद होना चाहिए, वैसे भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे सवाल पूछे भी गए हैं। पार्टिसिपेशन किस तरीके से रहा लोगों का, तो वीमेंस फर्स्ट टाइम लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन दिखाती हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली ये गांधी जी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कि वीमेंस भी साथ में चले मार्च में, बट कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने स्पेसिफिकली गांधी जी के सामने ये प्रस्ताव रखा, तो गांधी जी एग्री कर जाते हैं, और फिर वीमेंस का ह्यूज पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इस एंगल को आपको अपने आंसर में मिस नहीं करना है। और वैसे ये क्वेश्चन ही है, 2 बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि किनके रिकमेंडेशन पर गांधी जी अलाउ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद पीजेंट्स की बात करते हैं, तो पीजेंट्स ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि वही बात है ना, फिर इनमें एक एंगल जो साल्ट वाला आ जा रहा है, इनसे भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। इसके अलावा मर्चेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट दिखाया। कुछ नाम जो आपको मेंशन करने हैं, GD बर्ला जी हैं, ठीक है, अम्बालाल साराभाई, इन्होंने भी इमेंस सपोर्ट दिखाया। स्टूडेंट्स का भी ह्यूज सपोर्ट था, प्रोटेस्ट में, स्ट्राइक में, बाइकआउट्स में, इनमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया गया स्टूडेंट्स के द्वारा। इस तरीके से काफ़ी आसान होगा। अभी देखिए हमने कितना कुछ कवर किया, और पॉइंट की कमी नहीं होगी, हम आंसर कवर करेंगे। आप देखना कितने बेस्ट वे में वैल्यू एडिशन के साथ हम चीज़ों को कवर करेंगे, बट तरीका जो है वो एग्जैक्ट नहीं पता होता है। जब हमें पता चल जाएगा तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, इसका असेसमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो एक तो वीमेन लिबरेशन में हेल्प करता ही है, क्योंकि वीमेन का पार्टिसिपेशन ह्यूज था। एग्जाम्पल जरूर आपको लिखना है, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का, ठीक है, और सरोजनी नायडू जी का। कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, इन्होंने ग्रेट मास सपोर्ट दिखाया, और इसके साथ ही आप देखो तो बाद में जब इलेक्शंस होते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस, तो उनमें कांग्रेस काफ़ी अच्छे सीटों के साथ जीतती है, क्योंकि कांग्रेस पर काफ़ी भरोसा हो गया आम जनता को। पीजेंट्स इशू पर भी जोर दिया गया। कंक्लूजन में तो यही हम बताएंगे कि नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने में मदद करता है, और ये बात आपको जरूर लिखनी है कि जब हम पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने में ये मदद करता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो डेट सबको पता है, बताने की नीड नहीं है, बट ये स्पेसिफिकली डेट के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया था 2-3 सालों पहले प्रीलिम्स में, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो ये डेट आपके इंट्रो में होना चाहिए। गांधी जी के लीडरशिप में है, और यहाँ पे आप डू और डाई वाला एंगल भी ऐड कर सकते हो, किस तरीके से अब गांधी जी ने कह दिया कि ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि या तो हम देश को आज़ाद कर ले जाएं, या फिर हम इस प्रयास में ही मर जाएं। और इसके साथ ही यही बात है कि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल फोर्स ही कर दिया जाए कि आप भारत को छोड़ दो। रीजंस क्या क्या थे, क्रिप्स मिशन लाया गया, बिल्कुल फेल्योर था वो, कोई फ़ायदा उससे निकल कर आया नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रवैया लग नहीं रहा था कि वो आज़ादी के पक्ष में है, और इसके साथ ही अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया वो भी फेल कर जाता है। नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट बढ़ते ही जा रहे थे, लोग काफ़ी ज़्यादा अपने देश प्रेम से भाव विभोर थे। इसके साथ ही इन्फ्लेशन आ गई थी, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, शॉर्टेज हो गया था फूड सप्लाई का, तो आम जनता काफ़ी ज़्यादा त्रस्त थी इन चीज़ों को लेकर। नेचर कैसा था, स्ट्राइक बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहे थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखो तो सिंबल्स और अथॉरिटीज़ पर अटैक किए जा रहे थे, काफ़ी सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल रही थी, जिनमें आप एक मेंशन जरूर दोगे, ये सीक्रेट रेडियो वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, तो ये चीज़ें टिप्स में रहती हैं PYQs एग्जामिनर को भी, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप मेंशन करते हो तो ये वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। तो सीक्रेट रेडियो सर्विस उषा मेहता जी के द्वारा शुरू की गई, वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करने में अरुणा आसफ अली ने योगदान निभाया, तो ये नाम आपके आंसर में होने चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट के आंसर में। इसके साथ ही पैरेलल गवर्नमेंट देखने को मिली, सतारा में प्रति सरकार के नाम से, बलिया में जीतू पांडे जी के नेतृत्व में, इसके अलावा तमलुक में जातीय सरकार के नाम से। इस पर भी क्वेश्चन आया है UPSC के प्रीलिम्स में, स्पेसिफिकली CDS में। गवर्नमेंट का कैसा रिप्रेशन था, काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट थी गवर्नमेंट, ठीक है, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि नॉन वायलेंस रही है, और वॉलंटियर्स पर बिल्कुल क्रैकडाउन करती हैं, और प्रेस वगैरह पर भी काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखो तो ब्रिटिशर्स का बुरा रवैया था। ये बात आप यहाँ जरूर मेंशन करोगे, डू और डाई वाली बात, या तो इंट्रो में या फिर कंक्लूजन में, ठीक है। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, और इसमें या तो इन्होंने भले ही इमीडिएट गोल को अचीव नहीं किया, बट इससे एक रोड मैप ज़रूर तैयार हो गया, और बहुत ही जल्द कुछ ही ईयर्स में हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी मिल जाती है 1947 में। तो जो GS1 में मार्क्स रहते हैं जनरली एवरेज स्टूडेंट्स के, वो अप्रॉक्स 80-85 रहते हैं, बट यहाँ से लेकर जो 105 या 110 तक जो मार्क्स रहते हैं टॉपर्स के, क्या डिफरेंस होता है आंसर्स में,
इस वीडियो में GS1 के बारे में बात करेंगे और इसके बाद बाकी GS के लिए भी मैं स्ट्रेटजी ले आऊँगा। हर क्वेश्चन में 0.52 जो 1 मार्क्स बढ़ाए जाते हैं उसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, और GS2 GS3 में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास, जैसे हम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मार्क्स बढ़ते हैं, जिसमें एक्रोनिम्स वगैरह भी शामिल हैं। बट GS1 एक स्टैटिक टॉपिक है, इस कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ईयर का रेलेवेंस है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं स्कॉलर वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उनका ज्ञान होता है हिस्ट्री में, और ख़ास तौर से फैक्चुअल डेटा उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है। जब आप ईयर मेंशन करते हो तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है आपके आंसर में। अगर आप बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बता रहे हो तो ये ईयर लिखना ही है आपको। अगर आप बैटल ऑफ बक्सर की बात करो तो ये ईयर मस्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए ईयर मस्ट है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है, जो बाकी मूवमेंट्स हैं, वो आपको ध्यान में होने चाहिए, और ये प्रीलिम्स के टाइम पर ही हम रिवाइज करते हैं। इसकी कंपाइल्ड लिस्ट मैं आपको सफलता बैच में भी प्रोवाइड करूंगा और टेलीग्राम चैनल यूट्यूब में भी प्रोवाइड करूंगा। ऑफिशियल एक्ट नेम, इस चीज़ को मैं टॉप पे रखना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा महत्व इसी चीज़ का है, और इसका क्या मतलब है ये मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे एक कोई पर्सन उन्होंने लिखा, राजा राम मोहन रॉय का जो एफर्ट्स है वो सक्सेसफुल हुआ जब विलियम बेंटिक ने सती की प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दिया। इसकी जगह पे अगर कोई लिख रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज आउटलॉड इन 1829 बाय रेगुलेशन 17 ऑफ बंगाल एक्ट, और उसके बाद आप बताओ कि इसमें राजा राम मोहन रॉय का एफर्ट है या फिर जो भी आप बताना चाहो। ये जो पॉइंट है ना, रेगुलेशन 17 ऑफ बंगाल एक्ट, ये खुद का यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का। अब ये चीज़ ऑलरेडी स्पेक्ट्रम वगैरह में भी आप देख सकते हो। इस चीज़ से आपको प्लस 0.5 या प्लस 1 मार्क्स का गेन होगा, क्योंकि एग्जैक्ट आपने फैक्चुअल बात लिखी और ये ऑफिशियल एक्ट का नाम है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अगर आपने वर्नाकुलर एजुकेशन की बात करी और अगर आप डेलहौजी के वर्नाकुलर एजुकेशन की बात करो तो आप डेलहौजी के माइन्यूट्स के बारे में बात करोगे, या और भी जो ऑफिशियल एक्ट्स हैं। जैसे अगर लोकल फाइनेंसेस के डिसेंट्रलाइजेशन की बात है हिस्ट्री में, तो वहाँ पे आप बताओगे कि लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन। न्यूज़पेपर की बात हमें पता है कि जब मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के बारे में कि काफ़ी सारा प्रेस पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस टाइम पे हम एक्ट का मेंशन कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908, इसके तहत बैन लगाया गया प्रेस पर। एक नॉर्मली आप बता रहे हो कि हाँ, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कर्व करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए, जिसमें एक तो ये था कि प्रेस पर रोक लगाई गई, और एक आप लिख रहे हो कि न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट एक्ट के कारण 1908 के कारण ऐसा हुआ। ये डिफरेंस हो जाता है, तो इसकी लिस्ट में भी आपको प्रोवाइड करूंगा। मैपिंग की बात करते हैं। आप मैपिंग के थ्रू भी मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग गलत तरीके से या तो मैप को दिखाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उन्हें एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं पता। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। जैसे एक तो एग्जाम्पल है इनका, तो इन्होंने जो आंसर लिखा है, कहाँ है वो, यस ये वाला, हाँ। तो ये सफलता बैच ऐसी है हमारी, जिसमें मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ और मैं पर्सनली कॉपी चेक करता हूँ। ठीक है, इस कारण से 20-25 सीट ही बस हम रखते हैं। तो इसमें ऐसा है, जो 1857 वाला ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया था कि किस तरीके से ये वाटर साइड मूवमेंट रहा और इसके बाद ब्रिटिश पॉलिसीज किस तरीके से चेंज हुई। मैप इन्होंने ड्रॉ करा है। अब मैप के साथ, वैसे ये मेंस लिखने वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है प्रीलिम्स में भी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी भी, आंसर भी आप देखोगे। तो इसमें इन्होंने ये मैप ड्रॉ करा। ठीक है, अब मैप के साथ जब आप लिख ही रहे हो ना, तो बस एक सेंटर लिखकर ये सही तरीका नहीं है, राइट। हमें एटलीस्ट मेजर सिटीज़ को दिखाना होगा, जिसमें अवध, जगदीशपुर, झांसी जो भी है हमारे, क्योंकि इससे क्या होता है, आप 1857 की रिवोल्ट की बात करो, अगर आप मेजर स्टॉर्म सेंटर्स दिखा रहे हो तो आप वहाँ पे समझ लो प्लस 0.5 या प्लस 1 मार्क्स का गेन है। तो इस तरीके से सही मैप की स्ट्रेटजी आधा अधूरा आपको नहीं करना है। ठीक है, वैसे ये भी बहुत अच्छा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ और बेटर वे में आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। और भी चीज़ें हैं जो मुझे समझानी है मैप के अलावा भी। जैसे एक तो चीज़ है कि हाँ, एग्जाम्पल वगैरह की भी बात है कि राइट एग्जाम्पल कैसे प्रस्तुत करें राइट प्लेस में। जैसे ये भी इन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, सफलता बैच से, ये भी हमारे। अब इनका भी आंसर आप देखो, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। ठीक है, गांधी जी के बारे में इन्होंने बताया है, और इसके साथ ही हाँ, एग्जाम्पल के साथ। जैसे इन्होंने ये लिखा, जैसे क्वेश्चन मैं पूरा बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस डिफरेंट होती बिना महात्मा गांधी के। ठीक है, PYQ है यूपीएससी का ही। पहला पॉइंट इनका है कि विदाउट नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, यानी बिना नॉन वायलेंस के कैसा होता।
इन्होंने वही बताया कि वही एट्रोसिटीज, ब्लड सेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंट तरीके से चलते थे और इससे नॉन वायलेंस को बढ़ावा मिला, जो कि ज़रूरी था। अब यहाँ पे अगर हम चौरी चौरा इंसिडेंट का एग्जाम्पल दें तो कितना बेस्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण ही गांधी जी ने, जो कि फुल प्लेजर तरीके से मूवमेंट चल रही थी, उसे रोक दिया, राइट। तो ये तरीका है। जैसे इन्होंने बताया कि मास मोबिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा था, जो कि गांधी जी की एक काफ़ी बड़ी, आप कह सकते हो, अचीवमेंट या कैपेबिलिटी थी कि आम जनता भी उन्हें सुनने आती थी और काफ़ी बेहतर ढंग से कनेक्ट कर पाती थी मासेज के साथ, गांधी जी कनेक्ट कर पाते थे। अब इसमें अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो, साल्ट सत्याग्रह में गांधी जी अकेले नहीं गए, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव भी उनके साथ थे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी इसी तरीके का देखने को मिला। तो इस तरीके से एग्जाम्पल एड ऑन करते हैं हमारे आंसर्स को। इनर वाइसेज ऑफ सोसाइटी लाइक अनटचेबिलिटी, सेक्युलर डिवाइड्स, इन चीज़ों में भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हम पढ़ते ही हैं, हरिजन सभा या इसके अलावा और भी जो है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल सब्सटेंशिएट होते हैं हर आंसर में, हर पॉइंटर में। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा हाँ, ये 5 पॉइंटर थे। अब देखिए, सोसाइटी में मुझे बताना, ये कीवर्ड्स का रोल भी काफ़ी ज़्यादा है। मेजरली आप सोसाइटी वाले क्वेश्चंस में इन्हें यूज़ कर पाते हो। तो जैसे अगर आप लिख रहे हो कंपोजिट कल्चर, हमें पता है कि हाँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है, राइट। इसके अलावा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये भी हमारे आर्टिकल में है। कल्चरल रिलेटिविज्म, ऐसे काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, और इनमें जो सोशोलॉजी ऑप्शनल है उन्हें एज मिलती है, बट इसके अलावा बेसिक हम प्रिपेयर करके रख सकते हैं कीवर्ड्स की लिस्टिंग, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना रहेगा। तो इस तरीके से कीवर्ड्स का रोल रहता है। एक और पॉइंटर जो है हमारी, वो है सबसे ज़रूरी, स्कॉलर्स। एक कोई बात आप लिख रहे हो, मान लो ये 1857 के रिवोल्ट का ही जो क्वेश्चन था, काफ़ी सारे सवाल आए वैसे 1857 के रिवोल्ट के ऊपर। अब अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन में आप अगर 1857 के रिवोल्ट के बारे में बता रहे हो कि क्या सिग्निफिकेंस रहा, किस तरीके से ये टर्निंग पॉइंट बना, अब वहाँ पे अगर आप किन्हीं मेजर स्कॉलर का ओपिनियन लिख रहे हो, जैसे सुमित सरकार जी हैं, या रोमिला थापर जी हैं, या बाकी जो हिस्टोरियन जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट पर काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा है, और अगर आपको उसके बारे में क्लैरिटी है तो डेफिनेटली आप उन्हें यूज़ कर सके एज ले सकते हो, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है इंट्रोड्यूस करने का। जैसे अगर आप सावरकर जी की जो बुक है उनसे शुरू कर सकते हो 1857 के रिवोल्ट के बारे में, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे बताया, राइट। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट वही शर्त है कि आपके पास ये चीज़ें अगर रेडीमेड प्रिपेयर्ड है तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है इन चीज़ों को एग्जाम में लिखने में।